हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 18। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। ये जो लेसन है इसमें जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले उनकी जीवनी के बारे में लिखा है। कुछ अंश लिया है जिनसे साक्षात्कार करती है विनीता पांडे। हॉकी की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था जब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है और ये जो साक्षात्कार है इसका संपादित कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। अर्थात जो लेखिका है विनीता पांडे वो धनराज पिल्ले से कहती है कि मुंबई की जो पुणे की जो तंग गलियां हैं, अर्थात जो छोटी छोटी गलियां हैं, वहां से लेकर मुंबई के जो हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स है वहां तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, अर्थात कष्ट भरा जीवन रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। अर्थात वहां से पुणे से लेकर मुंबई तक का आपका जीवन का जो सफर है वो कैसे गुजरा है उसके बारे में कुछ बताइए। धनराज बचपन मुश्किलों से भरा था, अर्थात इनका जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों से कठिनाइयों से भरा हुआ था। हम बहुत गरीब थे और ये बहुत गरीब परिवार था इनका। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे और इनके जो दोनों बड़े भाई थे वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ और जब दोनों बड़े भाइयों को हॉकी खेलते देखते तो इनको भी शौक लगा, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। अर्थात जो हॉकी खेलने के लिए जो स्टिक होती है उसको खरीदने की इनकी हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। और इसीलिए क्या करते थे, ये अपने जो साथी थे उनसे उधार ले लेते थे कुछ समय के लिए और खेला करते थे। पर मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते, और अगर कोई दूसरे से लेंगे तो वो जब भी मिलेगी जब वो खेल चुके होंगे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता और इसके लिए बहुत ही धैर्य के साथ और कब अपनी बारी आएगी उसका इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, और जब इनको अपनी पहली खुद की जो स्टिक थी हॉकी खेलने की वो जब मिली जब इनके जो बड़े भाई थे उनका भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, अर्थात उनको उसमें हिस्सा बन गए थे वो। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी और तब जाके उन्होंने क्या किया, उनकी जो पुरानी स्टिक थी वो धनराज पिल्ले को दे दी। वो नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। वो नई नहीं थी फिर भी वो उनके लिए बहुत कीमती मूल्यवान थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी, क्योंकि वो उनकी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी और इन्होंने पहली बार जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था और जब इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल की उम्र थी। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, और ये दिखने में ऐसे लगते दुबले पतले और छोटे बच्चे जैसा इनका चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, और इनकी दुबली पतली थे, शरीर से कमजोर लगते थे, फिर भी लोग इनका अच्छा दबदबा था, अर्थात इनसे कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था मैदान में और मैदान से बाहर भी, और जुझारू थे, अच्छे इंसान थे तो मैदान में और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और 1986 में इनको सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया, और तब जाके ये क्या इन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई चले आए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। और उस समय क्या था, इन्होंने इनका जो बड़ा भाई था रमेश उसने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा।
और इसी वजह से इनके मन में एक उम्मीद थी कि इनको ओलंपिक खेल के लिए जरूर बुलावा आएगा, अर्थात इनको भी बुलाया जाएगा। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था और इनका नाम वो 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद भी आलवीन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। और बड़ी मायूसी हुई, इनके नाम नहीं था ओलंपिक जो नेशनल कैंप था उसमें। फिर भी एक साल बाद जब आलवीन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया, तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? तब विनीता पांडे उनसे पूछती है कि आपका जो विद्यार्थी जीवन था वो कैसा था? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? और अपने स्कूल के दिनों से अपनी यादें जुड़ी रहती है। इस प्रकार वो उनसे पूछती कि आपको भी आपके स्कूल के दिनों की किस प्रकार की यादें जुड़ी है, अर्थात आपको कुछ याद है अपने स्कूली जीवन के बारे में। धनराज, में पढ़ने में एकदम फिसडी था, अर्थात ये बताते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसडी कमजोर थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा और किसी तरह ये 10वीं पास करी इन्होंने, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। इससे आगे इनका पढ़ना बहुत ही कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। और ये बताते हैं कि ये पढ़ने में इतने कमजोर थे, अगर ये हॉकी के खिलाड़ी न होते तो इनकी एक चपरासी की नौकरी भी इनको नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, आज ये जो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होती है, आर्ट्स की डिग्री होती है, वो न हो, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। पर ये अपने गर्व से अभिमान से कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, और मेरी शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? और वो पूछती कि आप इतने तुनुक मिजाज अर्थात बहुत ज्यादा चिड़चिड़े क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो और कभी कभी क्या है, आक्रामक भी हो जाते हो। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ, और इस बात का संबंध बताते हैं कि बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा, और ये गरीब परिवार में थे। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ इनको मतलब अपने जीवन में वो सुविधा नहीं मिल पाई जिससे ये असुरक्षित महसूस करते थे। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। और वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को देखा किस तरह उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया और उन कितनी कठिनाइयाँ संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कहीं वजह है और उनके जो इस तरह के व्यवहार के पीछे कहीं ऐसी वजह है। लेकिन मैं अपना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता। और ऐसा होता है कि कभी मन में आए जो बोल देते हैं, बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है, पछतावा होता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को मुझे उकसाने में मजा आता है, और ये क्या है, एक तरह से क्रोधी स्वभाव के हैं और इनको अपना गुस्से पर कंट्रोल नहीं होते, और इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, वो उनको और उकसाते हैं। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीजें के लिए जूझना पड़ा, और इनको अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी चीजें होती है उनके लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, और जिससे क्या हुआ, ये चिड़चिड़े हो गए। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, और साथ ही साथ ये चिड़चिड़े के साथ भावुक इंसान भी है। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, और ये किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकते। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, और अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, और ये जब अपनी गलती कर देते हैं तो उसको माफ़ी भी मांग लेते हैं, उसमें भी इनको कोई शर्म महसूस नहीं होती है, लज्जा नहीं आती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? कि आपके परिवार के लिए
परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। तो वो बताते कि मुझे सबसे अधिक अगर किसी से मुझे कुछ मिला है, प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की, तो वो अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की, और उन्होंने ही सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ और वो सब में उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात मैं सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। और ये बताते हैं कि मैं चाहे देश में रहूँ या विदेश में रहूँ, फिर भी सोने से पहले रोज़ माँ से बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। और माँ ने कहा है कि अब जो भी मुझे प्रसिद्धि मिले, अर्थात मैं जितना भी प्रसिद्ध हूँ, उसे विनम्रता अर्थात सहजता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही। और ये बताते कि मेरी जो सबसे बड़ी भाभी है, उसका नाम कविता है, वो भी माँ की तरह है, और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और वो भी जो धनराज पिल्ले, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? अर्थात जो कृत्रिम घास होती है उस पे हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। अर्थात ये बताते कि कृत्रिम जो घास होती है वो सबसे पहले कहाँ देखी? जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोखिम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुरूर बता रहे थे। अर्थात ये जो खिलाड़ी थे सौम्या और जोखिम कारवाल्हो, ये उनको एक कोने में ले जाकर जो कृत्रिम घास थी उस पे खेलने के गुण बता रहे थे। अर्थात और तब वो बताने में लगे हुए थे कि मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। और तब वो उनको बता रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे कि झुक कर उस मैदान को छू रहे थे, अर्थात स्पर्श कर रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आज जो विज्ञान है वो इस तरह तरक्की कर सकता है, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। तब वो कहती है कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। जो उनकी पहली एक कार थी वो सेकंड हैंड थी, अरमाडा, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। अर्थात इनकी जो सेकंड हैंड कार मिली थी इनको अरमाडा, वो इनके एक एम्प्लॉयर थे, उन्होंने इनको गिफ्ट में दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। और जब कब मिली थी? जब ये काफी नामी खिलाड़ी अर्थात चर्चा में आ चुके थे। मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, और ये जरूरी भी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, और इनको ये अरमाडा मिल चुकी थी। तब भी ये क्या करते, जो मुंबई की लोकल ट्रेनें हैं उनमें सफर किया करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी, क्योंकि जो टैक्सी थी उसमें चढ़ने की हैसियत इनके पास नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी। एक बार क्या हुआ कि जब ये भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, तभी एक फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर को खींच लिया, और अगली सुबह जब अखबार में एक खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। और तब इनकी खबर आई कि जो हॉकी का सितारा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पिल्ले, धनराज पिल्ले, वो अभी भी मुंबई की जो लोकल ट्रेनें, आम ट्रेनें होती है जनता के लिए, जिनमें सफर करता है, यात्रा करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, और उस दिन इनको ऐसा लगा कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, अर्थात लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। लेकिन
ये कर भी क्या कर सकते थे, जो थोड़ा बहुत इनको मिलता था उसमें ये अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और फिर धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके इन्होंने अपनी बहन की शादी की। अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया और फिर उन्होंने अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे में जो इनकी माँ रहती थी उनको पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था और आज इनके पास एक फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जिसने इन्हें सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी का कारपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है। लेकिन वो किसी कारपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी गई और ये इनको किसी ने तोहफा नहीं दिया है, ये अपनी मेहनत से कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, अर्थात ये जो सफलता है उसका क्या महत्व है जीवन में। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, उसके बदले आपको क्या मिला, अर्थात हॉकी को आपने इतना कुछ दिया तो उसके बदले आपको क्या मिला। धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था और आज के जो खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले जो पिछले जो पुराने खिलाड़ी थे उनको नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और इनकी जो पहली जिम्मेदारी थी वो थी इनके परिवार की आर्थिक तंगी, जो कमजोर गरीब परिवार से कहते ये, तो वो अपने परिवार को सही करना चाहते थे, अर्थात गरीबी मिटाना चाहते थे। उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना, अर्थात उन सबको एक अच्छी जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने, अर्थात फिर इन्होंने विदेश में जाकर खेलना शुरू किया और उससे जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। और उससे क्या किया इन्होंने, 1994 में पुणे के जो भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम अर्थात 2 कमरे वाला एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। घर छोटा था लेकिन सबके लिए काफी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया और 1999 में मुंबई में जो पवई है उसमें एक फ्लैट दिया महाराष्ट्र सरकार ने। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती और वो इतना अच्छा घर है कि उसको खरीदने की इनकी हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है, अर्थात जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ बैठना कैसा लगता है। धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, अर्थात ये जब राष्ट्रपति से मिले तब इनको महसूस हुआ कि हम कितने खास है, अर्थात कितने वो हैं कि हॉकी के चलते ही ये प्रतिष्ठा मिली, अर्थात हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है इसीलिए इनको इतनी प्रतिष्ठा मिली कि ये राष्ट्रपति से मिले। क्वेश्चन नंबर 5 है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। अर्थात ये जो हमने साक्षात्कार पढ़ा उसको पढ़कर हमारे जो मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है तो उसका वर्णन कीजिए। साक्षात्कार पढ़ने से धनराज छवि की एक ऐसे युवक के रूप में उभरती है जिनका जीवन क्या है, कठिनाइयों से न घबराने वाला धैर्यशील और संघर्षशील व्यक्ति है, अर्थात इनके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां महसूस फिर भी ये नहीं घबराए। वो अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, 10वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उसे हॉकी खेलने में अपनी कुशलता पर गर्व है। वो तुनक मिजाज, स्पष्टवादी और क्रोध पर नियंत्रण न कर पाने वाला युवक है। उसके साथ ही वो भावुक भी है, वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकता है। वो मित्रता का सम्मान करने वाला एक मार्त भक्त पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में सफर का वर्णन कीजिए। धनराज जो पिल्ले हैं उन्होंने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आप अपने शब्दों में राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है धन और यश दोनों ऐसी चीजें जिन्हें अधिक पाने के बाद व्यक्ति का अहंकारी हो जाना प्राय देखा। अर्थात ये धन और यश एक ऐसी चीज है जिसकी अधिकता के कारण व्यक्ति कैसा होता है, अहंकारी हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। और धनराज की माँ ने उसे ये सीख दी कि उसे जितनी भी प्रसिद्धि मिले वो उतना ही विनम्र बने। अर्थात जितना भी इंसान बड़ा पैसे वाला हो उसको मन से उतना ही विनम्र और शांत रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सदा लोकप्रिय बना रहता है। अहंकारी का पतन होना निश्चित है। अर्थात जो घमंडी व्यक्ति होता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमेशा कभी भी अमीर गरीबी जीवन में चलती रहे, पर हमेशा शांत मन से शांत स्वभाव से रहना चाहिए। इसमें ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।